Assalamu alaikum and hello booming software engineers. So welcome to the third lecture of software re-engineering playlist and we shall start the lecture. अब हम lecture start करने जा रहे हैं. So let's start. So the first thing in the lecture is the legacy systems. Legacy system क्या होता है? Legacy system कोई भी ऐसा software system होता है जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में with the passage of time काफी अरसे से चल रहा हो और वो चलते-चलते उसको काफ़ी अरसा हो गया हो और अब द सिस्टम इज़ नो लॉन्गर एफिशिएंट एंड वायबल इनफ कि वो कंपनी की न्यू रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहा और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट या तो बहुत बढ़ गई है या फिर मेंटेनेंस उसकी बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है और वो इवॉल्व होता-होता उसके अंदर अब बहुत बग्स आना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे पुराने सिस्टम्स को कदीम किस्म के सिस्टम्स को कहते हैं लेगेसी सिस्टम्स। तो अब लेगेसी सिस्टम्स के साथ कंपनी करती क्या है? लेगेसी सिस्टम्स की कंपनी या तो कर देती है फ्रीज़ कि बस भाई अब हमने बंद कर दिया, आगे इस पे काम नहीं करेंगे एंड उसका कोई अल्टरनेट देखते हैं या बस अब इसको ख़त्म करते हैं। या उसको कर देगी आउटसोर्स। कंपनी को अगर खुद उससे मेंटेनेंस नहीं हो रही होगी तो उसकी मेंटेनेंस वो आउटसोर्स कर देगी, उसकी मेंटेनेंस किसी को दे देगी कि किसी और दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन को या किसी दूसरी एजेंसी को दे देगी कि वो इसको मेंटेन करे और चलाए। कैरी ऑन मेंटेनेंस खुद ही कंपनी लगी रहेगी मेंटेनेंस करने पे। डिस्कार्ड एंड रीडेवलप, डिस्कार्ड एंड रीडेवलप उस जैसा सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली दोबारा स्क्रैच से बना लेगी कंपनी। रैप, रैप में क्या होता है? ब्लैक बॉक्स मॉडर्नाइजेशन टेक्निक सराउंड्स द legacy system with a software layer that hides the unwanted complexity of existing data, individual programs, application systems and interfaces with the new interfaces. इसमें क्या होता है कि जो legacy systems में जो सिर्फ यूजेबल फीचर्स होंगे, जो ज़्यादा यूज़ होने वाले फीचर्स होंगे, वो एक ब्लैक बॉक्स एक रैप कर देती है। हम रैप कर देंगे उस सिस्टम को एक नई लेयर से कि सिर्फ जिसमें मेरे पास वही जो हमें फीचर्स चाहिए लेगेसी सिस्टम से वो हाईलाइट होके वो यूज़ हो रहे हो। इट इज़ सिमिलर टू लाइक इम्प्रूविंग द यूआई यूएक्स ऑफ द यूआई ऑफ द एप्लीकेशन या फिर अगर प्रीवियसली डेस्कटॉप ऐप थी तो अब उसको आप वेब ऐप की तरफ ले गए। ठीक है, तो ये आपने उसको रैप कर दिया ऊपर से। माइग्रेट, हाँ, माइग्रेट में क्या होता है कि यू मूव टुवर्ड्स अ न्यू सिस्टम या बेटर सिस्टम या यू चेंज योर सिस्टम। सही है, तो माइग्रेशन बेसिकली आ जाती है सिस्टम में चेंज इन बिजनेस लॉजिक। आप माइग्रेट कब करते हैं कि आपकी या तो बिजनेस की लॉजिक चेंज हो गई हो या फिर आपके प्रोसेसेस की इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गई हो। ठीक है, retaining the legacy system functionality and causing minimal disruption to the existing operational business environment। तो आप अपना जो बिजनेस होता है वो एक नए सिस्टम की तरफ नए सॉफ्टवेयर के ऊपर ले जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर जब होता है कि या तो जब आपके प्रोसेसेस में सर्टिफिकेशन आ जाती है, प्रोसेस सर्टिफाइड हो जाते हैं और स्टैंडर्ड्स को आप अपने बिजनेस प्रोसेसेस में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, तो यू माइग्रेट टुवर्ड्स अ न्यू सिस्टम। और इसकी मेन वजह क्या बनी थी कि आपकी बिजनेस लॉजिक चेंज हो गई हो, कोई नई बिजनेस लॉजिक और प्रोसेसेस आ गए हो आपके। ठीक है, सो व्हाट इज इम्पैक्ट एनालिसिस? अच्छा, जब भी आप री इंजीनियरिंग करते हैं तो री इंजीनियर करते हुए चेंजेस के इम्पैक्ट होते हैं। एक चेंज किया उसका इम्पैक्ट आप मेजर करते हैं कि लीगेसी सिस्टम के अंदर उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा और कहाँ तक होगा। तो impact analysis is the task of estimating the parts of software that can be affected if a proposed change request is made। इम्पैक्ट एनालिसिस की दो टेक्निक्स हैं, कैन बी पार्टीशन इनटू टू क्लासेस। ट्रेसेबिलिटी एनालिसिस, ट्रेसेबिलिटी एनालिसिस इन दिस अप्रोच high level artifacts such as requirements, design code and test cases related to the feature to be changed are identified। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेगेसी सिस्टम के अंदर री इंजीनियरिंग में कोई फीचर पे काम कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो उससे मुंसलिक जितने भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिज़ाइन होगा, कोड होगा, टेस्ट केसेस होंगे, आप उनको देखेंगे कि इस फीचर के अगेंस्ट चेंज करने में मुझे कहाँ-कहाँ सिस्टम के लेगेसी सिस्टम के आर्टिफैक्ट्स में कहाँ-कहाँ कोड में क्या-क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, उनको देखेंगे। तो ये एक तरीके से मैपिंग होती है, फीचर टू मॉड्यूल या मॉड्यूल टू मॉड्यूल मैपिंग होती है, जिसका एक चार्ट भी आप बना सकते हैं, जिसको ट्रेसेबिलिटी एनालिसिस चार्ट कहेंगे कि जिसके वाई एक्सिस के ऊपर आप फीचर्स लिख दें या मॉड्यूल्स लिख दें और एक्स एक्सिस के ऊपर आप वो आर्टिफैक्ट्स लिख देंगे कि जहाँ पे चेंजेस आ रहे होंगे। ठीक है, तो दिस हेल्प्स टू लोकेट पीसेस ऑफ डिजाइन कोड एंड टेस्ट केसेस दैट नीड टू बी मेंटेन्ड। दूसरी अप्रोच होती है आपके पास इम्पैक्ट एनालिसिस की डिपेंडेंसी और सोर्स कोड एनालिसिस। डिपेंडेंसी और सोर्स कोड एनालिसिस में आपके पास क्या होता है
कि you basically attempt to assess the effect of changes on semantic dependencies between program entities. This is achieved by identifying syntactic dependencies that may signal presence of such semantic dependencies. The two dependency based impact analysis techniques are dependency और source code. जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि आप इसमें डायरेक्ट source code के अंदर सिर्फ सोर्स कोड को फोकस करते हुए चेंजेस को देखते हैं, इसमें बाकी आर्टिफैक्ट्स नहीं होते। ये अप्रोच अमूमन आपके पास यूजफुल होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। सी आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम था, जबकि सी प्रोसीजरल थी। तो सिमिलरली इसकी अपनी दो टाइप्स हैं। द टू डिपेंडेंसी बेस्ड इम्पैक्ट एनालिसिस टेक्निक्स आर कॉल ग्राफ बेस्ड एनालिसिस एंड डिपेंडेंसी ग्राफ बेस्ड एनालिसिस। अब कॉल ग्राफ बेस्ड एनालिसिस क्या होता है कि इसमें सिर्फ फंक्शन की कॉलिंग्स को आप ट्रेस करते हो और ट्रैक करते हो कि किस फंक्शन से कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है और किस क्या वो पास कर रहा है और क्या वो रिटर्न कर रहा है। इसकी क्या वो रिटर्न कर रहा है, तो इसको आप गूगल करेंगे तो उसके पास इसमें जो पिक्चर्स आएंगी उसमें आपके पास सर्कल्स होंगे जो कि फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और एरोज में या तो वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो वहां से जा रहे हैं, या रिवर्स एरोज में वो चीजें होंगी जो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली डिपेंडेंसी ग्राफ बेस्ड एनालिसिस, इसको भी डीप में अगर लेके चले जाए तो वो पूरे प्रोग्राम को आप मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और उन मॉड्यूल्स के अंदर जो सब मॉड्यूल्स होंगे, सब फंक्शंस होंगे, वो उनकी मैपिंग दिखा रहा होता है। तो सिमिलर टू कॉल ग्राफ होगा, लेकिन इसके अंदर एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल सब मॉड्यूल्स या फंक्शंस होंगे जिनकी मैपिंग आप देख रहे होंगे। सो यू कैन, आप गूगल करके इसको देख सकते हैं कि ये पिक्चर्स इसकी कैसी होती हैं। सो नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस। टू एडिशनल नोटेशंस रिलेटेड टू इम्पैक्ट एनालिसिस आर वेरी कॉमन अमंग प्रैक्टिशनर्स, रिपल इफेक्ट एंड चेंज प्रोपोगेशन इफेक्ट। अच्छा जी, रिपल इफेक्ट एनालिसिस है और चेंज प्रोपोगेशन एक्टिविटी है, ये याद रखिएगा। रिपल इफेक्ट क्या होता है? रिपल इफेक्ट में आप एनालाइज करते हैं द इम्पैक्ट और हाउ लाइकली इट इज दैट अ चेंज टू अ पर्टिकुलर मॉड्यूल में कॉज प्रॉब्लम्स इन द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। आप एक जगह चेंज करेंगे तो वो कहाँ कहाँ या कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा रेस्ट ऑफ द लेगेसी सिस्टम के कोड के अंदर एक चेंज। तो ये इफेक्ट कि जहाँ पे आप देख रहे होते हैं एक चेंज मैं कर रहा हूँ और ये कहाँ कहाँ आगे अफेक्ट करेगा और इसकी वजह से कहाँ कहाँ खराबी पैदा होगी या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, वो होता है रिपल इफेक्ट। ठीक है। Similarly, the change propagation activity. Change propagation activity ensures that a change made in one component is propagated properly throughout the entire system. मतलब ये कि जो आपने एक जगह चेंज किया तो अभी आपने उसके नतीजे में जो बाकी जगह चेंजेस करने हैं वो आपने लाजमी करने हैं ताकि आपका कोड वर्किंग में रहे। तो ये जो एक जगह चेंज करने की वजह से आप बाकी जगह चेंजेस करेंगे लेगेसी सिस्टम में, ये क्या कहलाता है? चेंज प्रोपोगेशन एक्टिविटी। एनालाइज कर रहे थे इस इफेक्ट को तो क्या था? रिपल इफेक्ट। ये रिपल इफेक्ट था कि जिसमें आप एनालाइज कर रहे थे, रिपल इफेक्ट एनालिसिस। और जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं कि चेन रिएक्शन हो जाएगा ना, एक जगह चेंज करने से बाकी जगह भी आपने चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये जो आप बाकी जगह चेंजेस करेंगे इस एक्टिविटी को कहेंगे चेंज प्रोपोगेशन एक्टिविटी। तो रिपल इफेक्ट एनालिसिस एंड चेंज प्रोपोगेशन एक्टिविटी। प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन। प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर जो री इंजीनियर कर रहा होता है पर्सन, वो प्रोग्राम को जब री इंजीनियर करना स्टार्ट करता है तो वो अपने जहन में प्रोग्राम का एक तसव्वुराती ख्याली आर्किटेक्चर, उसकी रिप्रेजेंटेशन को अपने दिमाग में बिठाता है और बनाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई अगर वो कोड से देख रहा है तो वो कोड के थोड़े से पीस को देखेगा, अच्छा इसमें ये हो रहा है ये हो रहा है, तो यकीनन उसकी लॉजिक कुछ इस तरह से होगी, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इस तरह जुड़ा हुआ है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से ये रिलेशनशिप है। तो ये जो एक मेंटल मॉडल प्रोग्रामर बना रहा होगा अपने ब्रेन में, ये होता है प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन। A mental model describe a programmer's mental representation of the program to be comprehended, deals with cognitive processes involved in constructing a mental model of the program. ठीक है। And the task of building mental models of an underlying software system at various abstraction levels, ranging from models of the code itself, one's underlying application domain for software maintenance, evolution and re-engineering purposes. ठीक है। तो ये इसकी आपने तस्वीर भी, ये एक पिक्चर है इसकी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल की। फॉर एग्जांपल आपने री इंजीनियर लेगेसी सिस्टम की आपने कोई रिप्रेजेंटेशन देखी, कोई डायग्राम देखी और डायरेक्ट कोड देखा,
तो ख़याली तसव्वुर आपने ये बना दिया कि यार कुछ इस तरह से लेगेसी सिस्टम काम कर रहा होगा, तो इसको कहेंगे आप ये एक मेंटल मॉडल है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन होती क्या है, आप हाइपोथेसिस और आप जजमेंट्स एक तरीके से क्रिएट कर रहे होते हैं अपने दिमाग में, और फिर उस कोड को गो थ्रू करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए उन जजमेंट्स के अगेंस्ट आप ये चेक करते हैं कि ये मैंने सही सोचा था या ये मैंने नहीं सही सोचा था, मतलब गलत सोचा था। A common element of such cognitive models is generating hypotheses and investigating whether they hold or must be rejected. Hypotheses are a way to understand code in an incremental manner. ठीक है, after some understandings of code, the programmer forms a hypothesis and verifies it reading the code. मैंने जिस तरह बताया था, आप एक अंडरस्टैंडिंग, एक जजमेंट क्रिएट करते हैं कोड को देख के, ठीक है, और फिर मजीद जब आप आगे देखते हैं तो वो आपको पता चलता है कि आपने या तो उस बारे में सही सोचा था कोड के बारे में वैसा, या सही नहीं सोचा था। By continuously formulating new hypotheses and verifying them, the programmer understands more and more code and in increasing detail. ठीक है, तो कोड अंडरस्टैंड कर रहा है, हाइपोथेसिस बना रहा है और फिर उसको वेरीफाई कर रहा है। प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन, अब सेवरल स्ट्रेटजीज हैं प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन की। फॉर एग्जांपल बॉटम अप अप्रोच, जहां से आप कोड से शुरू करते हैं एंड बैक देन आप कोड्स देखते हैं, कोड को देखने के बाद उसकी रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं, डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स देखते हैं, फिर करते करते आखिर में बिल्कुल आप रिक्वायरमेंट्स से निकलते हैं, रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, फिर आप आखिर में उसका पर्पस देखते हैं, ज़रूरत, नीड देखते हैं। तो आप एक बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है, टॉप टू डाउन अप्रोच होती है। टॉप टू डाउन ऑपोजिट है बॉटम अप अप्रोच का। और तीसरी अप्रोच है हाइब्रिड अप्रोच, ठीक है। तो प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन करते हुए आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग एक्शंस टू अचीव अ गोल। जब आपका प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो जाता है तो अब आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई मैंने जो है वो क्या मेरी स्ट्रेटजी होगी आगे की इसको री इंजीनियर करने के लिए। कॉम्प्रिहेंशन ले लिया मैंने, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन की भी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं और वो आगे काम करने की भी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। तो स्ट्रेटजीज गाइड टू मैकेनिज्म्स नेमली चंकिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग। अच्छा, अब अगर आप स्ट्रेटजी कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो इसमें आपके पास चंकिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग टू मैकेनिज्म्स हैं, जो कि आप जब टॉप टू टॉप डाउन या बॉटम टू अप, टॉप डाउन या बॉटम टू अप जो है वो कॉम्प्रिहेंशन करते हुए, आप जो है वो टॉप डाउन या बॉटम टू अप कॉम्प्रिहेंशन करते हुए किस तरह, या तो आप चंकिंग के थ्रू ये काम कर रहे होंगे, चंकिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग के थ्रू। मींस चंकिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग को आप टॉप डाउन या बॉटम अप मेंटल मॉडल बनाते हुए, अंडरस्टैंडिंग करते हुए यूज करेंगे। चंकिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास उठा ली किसी प्रोग्राम की, ये एक पीस ऑफ चंक ऑफ कोड हो गया, ठीक है। तो आपने हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर्स फ्रॉम लोअर लेवल स्ट्रक्चर्स, चंकिंग क्रिएट्स हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर्स फ्रॉम लोअर लेवल स्ट्रक्चर्स। आपने क्लास देखी, आपने देखा क्लास में क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड ये कर रहा होगा, क्रेडिट कार्ड के फंक्शंस देख लिए, तो आपने जहन में बैठा लिया कि भाई कोई ट्रांजैक्शन हो रही है और क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। इसी तरीके से फिर कोई दूसरी क्लास उठाई, फिर कोई तीसरी क्लास उठाई, तो आप चंक्स में कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं कोड की, चाहे वो टॉप टू डाउन हो, टॉप डाउन हो या बॉटम अप हो। क्रॉस रेफरेंसिंग, चंकिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग में अब आपने जो चंक्स बनाए थे उनके दरमियान लिंक्स स्टडी करते हैं और उनके दरमियान लिंक्स को देखते हैं। Chunking and cross-referencing helps in building mental model of the program under study at different levels of abstraction. यहाँ different levels of abstraction का क्या मतलब है? ये मतलब है कि अगर आप कोड लेवल पर हैं तो आप कोड लेवल में ये चीज़ देख रहे होंगे, अगर आप डिज़ाइन लेवल पर हैं तो आप डिज़ाइन लेवल में उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस को आपस में रिलेट कर रहे होंगे, अगर आप रिक्वायरमेंट्स लेवल पर हैं तो रिक्वायरमेंट्स को आपस में लिंक कर रहे होंगे। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है कि enables software engineer to reduce the complexity of understanding a system by focusing on more significant information about the system and hiding irrelevant details at the moment. एब्स्ट्रैक्शन इनेबल करता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो काम की चीज़ों पे फोकस करे, जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट फंक्शनैलिटी है कोड की, और जो जो इररेलेवेंट या
जिसकी इंपॉर्टेंस जिन फंक्शनैलिटीज़ की इतनी नहीं है लेगेसी सिस्टम के अंदर, उनको एक साइड पे रखें। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, principle of abstraction, the level of abstraction of the representation of a system can be gradually increased by successively replacing the details with abstract information. यहाँ बात हो रही है रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स और उसका जो मेंटल मॉडल होता है उसका डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन है लेगेसी सिस्टम की। तो इनमें लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होगी, कैन बी ग्रेजुअली इंक्रीज बाय सक्सेसिवली रिप्लेसिंग द डिटेल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। जाहिर है एक सतही चीज़ में ऊपर से आप एक चीज़ को देख रहे हैं, उसमें आप मज़ीद डिटेल्स ऐड करते जाएँ तो वो क्या होती जाएगी, मज़ीद रिफाइन होती जाएगी, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, कैन बी ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा सकता है बाय रिप्लेसिंग डिटेल्स विद एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपकी जो डिटेल्स थी आपने उनको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ थी लेगेसी सिस्टम की, लेकिन अगर आप हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन में लेगेसी सिस्टम को देख रहे हैं तो आप उसकी मेन चीज़ों को, मेन फंक्शनैलिटीज़, कोर फंक्शनैलिटीज़ को ज़हन में रख रहे हैं और मद्देनज़र रखते हुए कोड को समझ रहे हैं। सही है। फॉर एग्जांपल आप एक सिस्टम में सॉर्टिंग सर्चिंग की फंक्शनैलिटी थी एक मैनेजमेंट सिस्टम में, तो इस वक्त आप सॉर्टिंग और सर्चिंग की फंक्शनैलिटी को ज़हन में नहीं लाएंगे, आप मैनेजमेंट सिस्टम की कोर फंक्शनैलिटीज़ देख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि वो जनरेट क्या चीज़ कर रही है और उसकी कोर फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ क्या है। यूटिलिटी फंक्शनैलिटीज़ की बात नहीं होगी यहाँ पे। By means of abstraction, one can produce a view that focuses on selected system characteristics by hiding information about the other characteristics. जैसे कि बात की थी कि अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो नॉन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको ज़रा साइड पे रखते हैं और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं और उनको फोकस में रखते हैं री इंजीनियर करते हुए। प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये कहता है हमारा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट इसका बिल्कुल उल्टा है कि इसमें आप एब्स्ट्रैक्शन, द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लेगेसी सिस्टम की किसी भी रिप्रेजेंटेशन को, उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्शन का लेवल है उसको आप ग्रेजुअली कम करते हैं। सही है, मतलब रिफाइनमेंट, एब्स्ट्रैक्शन कम करने का मतलब क्या है, रिफाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, रिफाइनमेंट बढ़ा रहे हैं। तो द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड by successively replacing some aspects of the system with more details. अब आप सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन में मजीद डिटेल्स डाल रहे हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्शन से रिफाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो री इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होती है एंड हमें री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग का फोकस हमारा होता है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेगेसी सिस्टम,